ले ही ले, नहीं तो क्लास आप लोग का आज बंद हो जाता। तो वायरस पढ़ लिए थे ना, बैक्टीरिया का, कहाँ तक वायरस पढ़े थे? अच्छा, कहाँ तक हुआ था? पलटाइए तो उसको, चलिए आगे हम बैठकर बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अब तक ध्यान लीजिए, शांत हो जाइए बिल्कुल और सुनिए आराम से, और नोट्स को पढ़कर घर से आते होंगे तो निश्चित रूप से और ज्यादा समझ में आता होगा आप लोग। इससे पहले हम पढ़े थे कि प्लांट वायरस और एनिमल वायरस अलग अलग होते हैं, और अलग अलग किसके कारण होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड के कारण। प्लांट वायरस में आरएनए और एनिमल वायरस में डीएनए। हालांकि कुछ अपवाद थे, एनिमल वायरस में कुछ ऐसे भी है जिसमें आरएनए है, डीएनए नहीं है, आरएनए। एचआईवी वायरस, और चाहे प्लांट वायरस हो या फिर एनिमल वायरस हो, दोनों ही वायरस खतरनाक होते हैं। प्लांट वायरस प्लांट में रोगों को फैलाते हैं और एनिमल वायरस एनिमल में रोग को फैलाते हैं। तो वायरस जो है ना हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं और रोगों को फैलाते हैं। हम लोग पौधे के रोग पढ़ लिए थे कि पौधे में जो प्रमुख रोग वायरस के कारण होते हैं उसका जिक्र कर लिए थे। और एग्जाम का अगर पैटर्न देखिए क्वेश्चन, तो सारे चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन भी रहता है, तो पौधे से संबंधित जो रोग है वो एग्जाम कम पूछता है। और एनिमल में और खासकर मानव शरीर में जो वायरस के कारण रोग होते हैं उसी पर परीक्षा का ज्यादा फोकस रहता है। तो वायरस के कारण मानव शरीर में जो रोग होते हैं आज उसी के बारे में पढ़ना है, ये ना। तो आइए देखते हैं कि मानव शरीर में वायरस के कारण कौन से रोग होते हैं, उस रोग के क्या लक्षण है और क्या होते हैं। लेकिन वायरस के कारण जो रोग मानव के शरीर में होते हैं या फिर मानव के अतिरिक्त कोई अन्य जंतु में होते हैं, उस रोग की 3 विशेषताओं को आप पहले समझ लीजिए। पहली विशेषता है कि वायरस के द्वारा फैलाए जाने वाले रोग बहुत ही घातक होते हैं दोस्तों, बहुत ही घातक होते हैं। ढेर सारे सूक्ष्मजीव हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे घातक रोग जो फैलाता है वो कौन से सूक्ष्मजीव फैलाते हैं? वायरस। तो सभी सूक्ष्मजीवों की तुलना में वायरस के कारण जो रोग होते हैं वो बहुत ज्यादा घातक होते हैं। दूसरी बात कि वायरस द्वारा फैलाए जाने वाले रोग पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता है। वर्तमान समय में अधिकांश रोगों का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के जरिए होता है, लेकिन जो रोग वायरस के कारण होते हैं उस पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता है। और वर्तमान समय में भी मेडिकल इंडस्ट्री इतना ज्यादा डेवलप कर चुका है, फिर भी वर्तमान समय में भी कई ऐसे रोग जो वायरस के द्वारा फैलते हैं उनका इलाज उपलब्ध नहीं है दोस्तों। कईयों का अभी भी इलाज उपलब्ध नहीं है, ठीक है। बहुत ऐसे रोग वायरस फैला रहे हैं जिसका वर्तमान समय में वैज्ञानिक कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। एड्स का तो नाम आप लोग जानते ही होंगे। तो 3 बातें हमें याद रखना है कि सभी सूक्ष्मजीवों में सबसे घातक रोग फैलाते जो है वो वायरस है। और 2 साल पहले तक तो हम लोग इतना त्रस्त थे कि क्या बताइए, क्या किसी और सूक्ष्मजीव को पावर नहीं है कि लॉकडाउन लगवा देगा, वो क्षमता सिर्फ वायरस में ही है। तो वायरस के द्वारा फैलाए गए रोग सभी सूक्ष्मजीवों की तुलना में सबसे ज्यादा घातक होते हैं। वायरस द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों पर एंटीबायोटिक दवाओं का कोई असर नहीं होता है, और कई ऐसे रोग जो वायरस के द्वारा फैलाए जाते हैं उसका वर्तमान में भी कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। मर जाना ही एकमात्र विकल्प है। आइए दोस्तों अब एक एक करके पढ़ते हैं वायरस के द्वारा होने वाले रोगों पर। सबसे पहला रोग है इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा नाम का हसर ये हो गया है दोस्तों कि डॉक्टर लोग पहले इनको हटा दिया और आगे जनता ने इंजा को हटा दिया, और साउथ में चल रहा है क्या? फ्लू। यानी इन्फ्लुएंजा को ज्यादातर फ्लू के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि नाम भरा है इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा को साधारण अर्थों में किस नाम से जाना जाता है? फ्लू के नाम से। जितने भी फ्लू कई प्रकार के होते हैं और कई प्रकार के क्यों होते हैं तुरंत पता चलेगा आपको। तो जितने भी फ्लू है वास्तव में फ्लू इन्फ्लुएंजा का शॉर्ट नाम है। और यह जो इन्फ्लुएंजा है या इन्फ्लुएंजा जो फैलता है दोस्तों, या इन्फ्लुएंजा फैलता है किसके द्वारा? रोगी के द्वारा फैलते हैं। क्या किसके द्वारा? रोगी के द्वारा। जो इन्फ्लुएंजा के रोगी है वही इस रोग को फैलाते हैं। और इससे पहले क्लास में आपको जिक्र कर दिए थे कि सूक्ष्म जीवों के कारण जो रोग होते हैं वे संक्रामक होते हैं, अर्थात किसी न किसी माध्यम से एक जंतु से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते। कोई भी सूक्ष्म के कारण होने वाला रोग है तो ये इन्फ्लुएंजा को रोगी ही फैलाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। कैसे फैलाते हैं? तो इन्फ्लुएंजा जो होता है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा का जो रोगी होता है उनका समान सा लक्षण है दोस्तों कि वे छींकते रहते हैं। क्या करते हैं? छींकते रहते हैं। इन्फ्लुएंजा का रोगी का समान लक्षण कि वो छींकेगा, और छींकने के क्रम में ही वो दोस्तों सीधा वायरस को छोड़ता है। किसमें? और ये वायरस कौन है? तो दोस्तों इस वायरस जो है दोस्तों, इस वायरस का नाम है मैक्सो वायरस। क्या नाम है दोस्तों? यानी इन्फ्लुएंजा जो वायरस फैलाता है उस वायरस का नाम क्या है? मैक्सो वायरस नाम है। क्या नाम है दोस्तों? इन्फ्लुएंजा किस वायरस के कारण होता है? मैक्सो वायरस के कारण होता है। तो रोगी छींका और छींक के साथ ही ये मैक्सो वायरस कहां आ गया? हवा में। अब हवा में स्वस्थ व्यक्ति सांस लेगा, मैक्सो वायरस प्रवेश कर जाएगा किसमें? स्वस्थ व्यक्ति में। अब ध्यान दीजिए कि यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति में मैक्सो वायरस यानी कि इन्फ्लुएंजा का वायरस जो फैलता है वो किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है? हवा के माध्यम। अब कोई भी सूक्ष्मजीव हवा के माध्यम से फैलेगा, निश्चित रूप से वो शरीर के किस भाग में जाएंगे? फेफड़ा में जाएंगे। जाएंगे कि जाएंगे? कोई भी सूक्ष्मजीव अगर हवा के माध्यम से फैल रहा है तो निश्चित तौर पर वो फेफड़ा में ही जाएगा। तो हवा के माध्यम से
से या स्वस्थ व्यक्ति के पहुंच जाता है कहां पर? फेफड़ा में पहुंच जाता है। और यहीं पर असर करता है दोस्तों कौन? मैक्सोवायरस यानी इन्फ्लुएंजा का वायरस। यानी इन्फ्लुएंजा में मानव शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? फेफड़ा प्रभावित होते हैं। इन्फ्लुएंजा में मानव शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? फेफड़ा प्रभावित होते हैं। अब यह वायरस स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़ा में चला गया और फेफड़ा में 1 से 4 दिन तक यह कोई असर नहीं दिखाता है। 1 से 4 दिन तक यह वायरस केवल अपनी संख्या को बढ़ाता है, केवल संख्या को बढ़ाता है। और जब 1 से 4 दिन के अंदर मैक्सोवायरस की पर्याप्त संख्या फेफड़ों में हो जाती है, उसके बाद इसका असर होता है दोस्तों। क्या क्या असर होता है? सबसे पहले लगता है बुखार। कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 101 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार, ये पहला लक्षण है। उसके बाद दोस्तों लगातार छींक, ठीक है, लगातार छींक, पूरे शरीर में कंपन, पूरे शरीर में कंपन, ठीक है, नाक से पानी बहना, ये सब इस इन्फ्लुएंजा का लक्षण है दोस्तों। इन्फ्लुएंजा का सबसे प्रधान लक्षण है 101 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार, लगातार छींक आते रहना, साथ में नाक से पानी बहना और पूरे शरीर में कंपन होते रहना। ज्यादा लक्षण नहीं बताएंगे क्योंकि बीमारी का नियम है दोस्तों, ज्यादा लक्षण पड़िएगा तो 4 लक्षण अपने में लग जाएगा क्या? ठीक है, तो इतना ही लक्षण काफी है, ये प्रधान लक्षण है इन्फ्लुएंजा का। अब इन्फ्लुएंजा हो गया तो इसका क्या करेंगे दोस्तों? तो जानिए कि वायरस को पहले बता दी कि वायरस पर कोई एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता है, तो इन्फ्लुएंजा से डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि 3 से 4 दिन में रोगी ठीक हो जाता है दोस्तों। क्या होता है? रोगी ठीक हो जाता है, ज्यादा दोस्तों यह असर नहीं करता है, ठीक है। और अगर फ्लू बृहद मात्रा में हो गया तो फिर रोगी मर जाता है, लेकिन ज्यादातर केसों में रोगी 3 से 4 दिनों के बाद अपने आप क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है, क्योंकि इस रोग का जो इलाज होगा तो एंटीबायोटिक से तो इलाज होगा नहीं। और दूसरा एंटीबायोटिक से जब इलाज नहीं होता वायरस वाले द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों का, तो उसका लक्षण आधारित रोग किया जाता है, लक्षण आधारित उपचार किया जाता है। और वायरस द्वारा फैलाए जाने वाले जितने भी रोग है सबका लक्षण आधारित इलाज ही होता है। मतलब बुखार है तो बुखार का टेबलेट चलेगा, छींक आ रहा है तो छींक को कम करने वाला जो दवाई अन्य सूक्ष्मजीवों के द्वारा जो रोग होते हैं उनमें जो छींक का दवाई चलता है वही दिया जाता है। यानी जो लक्षण है उस लक्षण का दवाई जाता है, सीधा कोई उपचार नहीं है कि आपको इन्फ्लुएंजा हो गया है तो ये इन्फ्लुएंजा का दवाई है खा लीजिए ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्फ्लुएंजा का ना तो कोई दवाई है सीधा सीधा, और वायरस के द्वारा फैलाए जाने वाले रोग का कोई डायरेक्ट मेडिसिन नहीं हो सकता है, लक्षण आधारित उपचार। लेकिन फ्लू इतने लंबे समय से दोस्तों फैले हुए हैं और विश्व के प्रत्येक देश में, चाहे वो विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, हर देश में यह इन्फ्लुएंजा अर्थात फ्लू फैला हुआ है। और ये इतने लंबे समय से ये फैला हुआ है कि अब लोगों में इसके प्रति एंटीबॉडी शरीर में खुद बनने की क्षमता पैदा कर ली है मनुष्य ने। इसीलिए अब देखे होंगे कभी कभी मौसम बदलने पर छींक शुरू होता है तो कुछ लोग दवाई खा लेते हैं, कुछ लोग तो छींकते छींकते छींक को खत्म कर देते हैं। तो जो छींकते छींकते छींक को खत्म कर दिया है तो मतलब उनके शरीर में एंटीबॉडी जो है निर्मित हो चुका है। तो फ्लू से बचने के लिए शरीर में एंटीबॉडी स्वयं ही निर्मित हो जाते हैं। और एंटीबॉडी क्या है? तो दोस्तों एंटीबॉडी हमारे शरीर में निर्मित होने वाले वह पदार्थ है जो हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए शरीर में स्वयं एंटीबॉडी निर्मित होने लगते हैं और हम इस रोग से बच जाते हैं। क्लियर हो गया? इन्फ्लुएंजा समझे, एक बार फिर से समझिए इन्फ्लुएंजा को। इन्फ्लुएंजा का साधारण नाम क्या है? फ्लू है। और इन्फ्लुएंजा किस वायरस के कारण फैलता है? मैक्सो वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा फैलता है। इन्फ्लुएंजा का जो मैक्सो वायरस है किसके द्वारा फैलते हैं? हवा के द्वारा फैलते हैं। इन्फ्लुएंजा में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा का लक्षण क्या क्या देख लेना। और 3 से 4 दिन बाद रोगी स्वयं क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। 3 से 4 दिन बाद रोगी स्वयं ठीक हो जाते हैं, क्योंकि यह बीमारी लंबे समय से इस पृथ्वी पर फैला हुआ है। तो अब मनुष्य में इतनी क्षमता पैदा हो गई है कि इस बीमारी से बचने के लिए उसका शरीर अभ्यस्त हो चुका है। फिर भी नहीं बन रहा है एंटीबॉडी शरीर में, तो क्या करना है? तो लक्षण आधारित उपचार होगा। क्या होगा? लक्षण आधारित उपचार होगा। पर्याप्त आराम करने से दोस्तों इससे बचा जा सकता है। अब आइए कि वायरस द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों का कोई प्रत्यक्ष मेडिसिन तो नहीं होता है और एंटीबायोटिक दवाओं तो इस पर असर करता ही नहीं है, लेकिन वायरस द्वारा होने वाले रोगों को टीकों के द्वारा, वैक्सीन के द्वारा पूर्ण समाधान किया जा सकता है। यानी कि वायरस द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों को अगर पूरी तरह से इराडिकेट करना है तो उसका सबसे प्रधान पदार्थ है कि उसका क्या बनाया जाए? टीका बनाया जाए। और टीके बनाकर कई वायरस द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों को पूर्णतः समाप्त कर दिया जा चुका है। लेकिन इन्फ्लुएंजा का टीका भी नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों, टीका भी नहीं बनाया जा सकता है। कहिएगा क्यों? तो इस वायरस में अपने स्ट्रेन को बदल लेने की क्षमता होती है, वो भी बहुत जल्दी। यानी वायरस अपनी संरचना को बहुत जल्दी बदल लेता है। मैक्सो वायरस अपनी संरचना यानी कि स्ट्रेन को तुरंत क्या कर लेता है? बदल लेता है। जैसे कि अगर वायरस का स्ट्रेन H5N1 है तो H5N1 वायरस से दोस्तों फैलता क्या? बर्ड फ्लू। अब वैज्ञानिक इस स्ट्रेन यानी H5N1 पर रिसर्च कर रहे हैं। H5N1 पर रिसर्च करके जैसे इसका टीका तैयार होता है वायरस को भी पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है और बदल कर हो जाता क्या? H1N1। अब ये फैलाने लगेगा क्या? स्वाइन फ्लू। अब इसका दवाई इस पर काम नहीं करेगा। तो इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए हम टीकों पर भी आश्रित नहीं हो सकते। वो इसलिए कि इनके स्ट्रेन बदल लेने की क्षमता बहुत ज्यादा। हर साल ये अपने स्ट्रेन को बदल लेते हैं और एक स्ट्रेन वाला टीका दूसरे स्ट्रेन पर काम करेगा ये जरूरी नहीं है। तो इन्फ्लुएंजा का टीका भी बनाना संभव है। टीका बनाएंगे भी तो हर एक साल टीका भी बदलना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है आर्थिक दृष्टिकोण से। तो क्लियर हो गया? इन्फ्लुएंजा समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? इन्फ्लुएंजा समझे दोस्तों? इन्फ्लुएंजा में मानव शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? फेफड़ा प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होते हैं? फेफड़ा प्रभावित होते हैं।
H5N1 से क्या फैलता है? बर्ड फ्लू फैलता है। H1N1 से क्या फैलता है? स्वाइन फ्लू। ये सब कौन वायरस का स्ट्रेन है? तो मैक्सो वायरस का स्ट्रेन है। मैक्सो वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके माध्यम से फैलते हैं? हवा के माध्यम से फैलते हैं। किसके माध्यम से फैलते हैं? हवा के माध्यम से। क्या इन्फ्लुएंजा को टीका के द्वारा पूर्ण रूप से समाधान किया जा सकता है? नहीं। आखिर क्या कारण है कि इन्फ्लुएंजा का टीकों के द्वारा पूर्ण तरह से समाधान नहीं हो सकता? क्योंकि इन्फ्लुएंजा के वायरस अपना स्ट्रेन तुरंत बदल लेते हैं और एक स्ट्रेन के लिए निर्मित टीका उसी वायरस के दूसरे स्ट्रेन पर काम नहीं करता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? पर ये इन्फ्लुएंजा को क्लियर है? चल रहा है सब कुछ? चलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों, गुलशन यादव, नरगिस खातून, पढ़ लिया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं? आते हैं दूसरा रूप पर। आइए दोस्तों, पोलियो, ठीक है, या डॉक्टर के भाषा में इसे पोली माइलिटिस भी कहते हैं, ठीक है? पोलियो कहिए या पोलीमाइलिटिस कहिए, बात बराबर है। पोलियो का दूसरा नाम पोलीमाइलिटिस, और यह जिस वायरस के कारण फैलता है उसका नाम भी क्या है? पोलियो वायरस है। उसका नाम भी क्या है दोस्तों? तो पोलियो या पोलीमाइलिटिस किसके कारण फैलते हैं? तो पोलियो वायरस के कारण फैलते हैं। किसके कारण? पोलियो वायरस के कारण फैलते हैं। अब यह पोलियो वायरस कैसे फैलता है? तो मैक्सो वायरस किसके द्वारा फैलाता है? हवा के द्वारा फैलता है। लेकिन उस तरह से पोलियो वायरस नहीं फैलता है। पोलियो वायरस फैलने का चांस, अगर कोई व्यक्ति गंदा भोजन कर रहा है, ठीक है, गंदा जल पी रहा है, गंदा दूध पी रहा है, तब संभावना है कि उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा पोलियो। यानी कि पोलियो का जो वायरस है दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में गंदे जल, गंदे दूध या गंदे भोजन के कारण पहुंचता है। और आप बताइए कि अगर कोई वायरस हवा के द्वारा फैल रहा था तो कहां जा रहा था? अब कोई वायरस इस गंदे भोजन जल दूध के द्वारा फैलेगा तो सीधा कहां जाएगा? आहार नाल में जाएगा। जाएगा किन जाएगा? आहार नाल। यानी कि जो भोजन जाने का रास्ता है हमारे शरीर में, उसमें प्रवेश करेगा। तो ये जो पोलियो का जो वायरस है, जिसका नाम ही पोलियो वायरस है, ये गंदे जल, गंदे भोजन, गंदे दूध के माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति के आहार नाल में प्रवेश कर जाते हैं। और ध्यान दीजिए कि आहार नाल का सबसे अंतिम बात तो बड़ी आता है, लेकिन भोजन अंतिम रूप से कहां पहुंच जाते हैं? छोटी आंत। तो यहां से यात्रा करते 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 यह पोलियो का वायरस कहां पहुंच चुका है? अब छोटी आंत के बारे में एक चीज जान लीजिए कि हम जो भोजन करते हैं उस भोजन का संपूर्ण पाचन होता है कहां पर? और छोटी आंत में न सिर्फ भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, बल्कि पचे हुए भोजन का अवशोषण भी कहां होता है? जब छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो वह पचा हुआ भोजन सीधे हमारे ब्लड में मिलता है। कहां से? छोटी आंत से। तो जब पचा हुआ भोजन छोटी आंत से ब्लड में प्रवेश करता है तो उसी के साथ यह वायरस भी दोस्तों कहां चला जाता है? रक्त। और रक्त के बाद यह वायरस एक लंबी यात्रा शुरू करता है और अंत में पहुंचता है हमारे किस भाग में? मस्तिष्क में। कहां पहुंचता है? रक्त से होते होते, चूंकि रक्त का परिभ्रमण हमारे पूरे शरीर में होता है, तो उसी रक्त के साथ यह वायरस कहां पहुंच जाता है? मस्तिष्क में, या आप इसे नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम के हमारे शरीर में तीन टाइप के, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसी का हिस्सा कौन है? तो मस्तिष्क में आता है। और मस्तिष्क में जाकर या उन न्यूरॉन कोशिका को नष्ट कर देता है, उन न्यूरॉन कोशिका को नष्ट करता है जो न्यूरॉन कोशिका हमारे हाथ और पैर को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? ध्यान दीजिए, हमारे सभी अंगों पर कंट्रोल होता है किसका? मस्तिष्क का। और मस्तिष्क सभी अंगों पर कंट्रोल जो बनाए रखते हैं किस कोशिका के द्वारा? तो ये पोलियो का वायरस क्या करता है जानते हैं? मस्तिष्क में पहुंचकर उन न्यूरॉन कोशिकाओं को नष्ट करते हैं जो न्यूरॉन कोशिका हाथ और पैर का संपर्क बनाए हैं किसे? और जैसे ही न्यूरॉन कोशिका को पोलियो वायरस नष्ट कर दिया, हाथ और पैर पर से मस्तिष्क का कंट्रोल समाप्त हो जाते हैं और हाथ और पैर बेकार हो जाते हैं, आदमी विकलांग हो जाते हैं। तो पोलियो का सबसे मुख्य लक्षण है हाथ का अथवा पैर का अथवा दोनों का नियंत्रण मस्तिष्क से क्या हो जाना? हट जाना। और जब मस्तिष्क का ही नियंत्रण हाथ और पैरों पर से हट गया तो फिर वह कोई काम करा जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो यही होता है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस हमारे गंदे भोजन, जल, दूध के माध्यम से आहार नाल से होते हुए छोटी आंत में आकर रक्त में आते हैं, रक्त से मस्तिष्क में आते हैं, मस्तिष्क में आकर उन न्यूरॉन कोशिकाओं को नष्ट करते हैं जो न्यूरॉन कोशिका हमारे हाथ और पैरों पर क्या रखते हैं? कंट्रोल होते हैं। और न्यूरॉन कोशिका नष्ट हो जाने के बाद हाथ और पैरों का कंट्रोल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। हाथ और पैरों का कंट्रोल मस्तिष्क पर से हट जाता है और वो कोई काम लायक नहीं रहता है। दोस्तों क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? अब ध्यान दीजिए कि एक बार न्यूरॉन कोशिका नष्ट हो जाने पर पुनः इसका निर्माण होता ही नहीं। यानी अगर पोलियो हो गया तो फिर इसका कोई उपचार नहीं है। पोलियो अगर हो गया तो फिर इसका कोई उपचार नहीं है, क्योंकि न्यूरॉन कोशिका में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती ही नहीं है। और जब कोशिका विभाजन ही नहीं होगा तो नया कोशिका बनेगा? नया कोशिका नहीं बनेगा तो दोस्तों कोई भी दवाई खा लेंगे ये ठीक होने वाला नहीं है। यानी पोलियो हो गया तो लाइलाज है। सिर्फ एक माध्यम है कि फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी जो व्यायाम की एक विशेष व्यवस्था है, उस फिजियोथेरेपी के द्वारा हाथ और पैर जो पूरी तरह से मस्तिष्क से कंट्रोल गायब हो जाता है, उसमें थोड़ी बहुत संवेदनाएं उत्पन्न किया जा सकता है फिजियोथेरेपी की मदद से, नहीं तो कोई इलाज नहीं। लेकिन दोस्तों टीकों के माध्यम से इसका संपूर्ण समाधान
हो चुका है भारत में। भारत जो है 2014 में ही पोलियो मुक्त देश बन चुका है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2014 में ही भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर चुका है। यानी कि अब इस रोग का, पोलियो का, भारत से नामो निशान मिटा दिया गया है। और WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त देश किस वर्ष घोषित किया? 2014 में घोषित किया दोस्तों। ठीक है, इससे पिछले वर्ष देखे तो पिछले वर्ष 2011 में एक पोलियो का मामला भारत में आया था, पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में। 2011 के बाद कोई भी पोलियो का मामला भारत में सामने नहीं आया और उसके 3 साल बाद भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया। और भारत ही नहीं, विश्व के सभी देश पोलियो मुक्त हो चुके हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पोलियो का नामो निशान भारत से ही नहीं पूरे विश्व से मिटा दिया गया है। वर्तमान में 2 ही ऐसे देश हैं जहां पर पोलियो रोग का प्रकोप आज भी मौजूद है, वो है पाकिस्तान और दूसरा है अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा अन्य किसी भी देश में पोलियो का कोई केस नहीं रह गया। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी पोलियो के मामले इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं कि उन देशों को इतनी हैसियत नहीं है कि टीका अपने नागरिकों को प्रदान नहीं कर रहे हैं या नहीं करवा सकते, बल्कि इन देशों में आज भी कुछ संकुचित विचार के रूढ़िवाद, पाकिस्तान अफगानिस्तान में कुछ रूढ़िवादी समझते हैं ना, पुराने विचारों का लोग रहते हैं और उनका मानना है कि पोलियो का जो टीका लेंगे, ये टीका लेना अपमान है, टीका धर्म विशेष का अपमान है, इसलिए टीका लेते ही नहीं है। और टीका न लेने के कारण ही पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान नहीं, सिर्फ कुछ भाग में इसका असर है। अफगानिस्तान में भी आप जानते हैं कि वहां की सत्ता ही इधर उधर होती रहती है, क्या टीका देगा अपने नागरिक को, तो इसलिए वहां मामला आ रहे हैं। नहीं तो अभी पोलियो का टीका इतने सस्ते हैं कि WHO तो हर गरीब देश को फ्री में टीका उपलब्ध करवाता है दोस्तों। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अलावा पोलियो का रोग का नामो निशान पूरे देश से मिटा दिया गया, सॉरी पूरे वर्ल्ड से खत्म कर दिया गया है। ठीक है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी वो छोटे से हिस्से में पोलियो का प्रकोप है जहां रूढ़िवादी समुदाय के कुछ लोग रहते हैं और टीके का विरोध करते हैं। क्लियर हो गया? और रोग हो भी जाए तो दोस्तों कोई दिक्कत, मतलब पोलियो अगर नहीं भी मुक्त होता तो इससे डरने की ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि जो पोलियो के बारे में अभी पढ़े हैं वो किस उम्र में प्रभावी होते हैं? 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक। 99% केस जो पोलियो के आते हैं वो इसी में आते हैं दोस्तों। 1% ही पोलियो के केस इससे ऊपर के आयु वर्ग में होता है। यानी पोलियो सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं 6 महीने से लेकर 3 वर्ष के बच्चों के बीच। तो खुद का तो कोई टेंशन नहीं है, बच्चों का फिक्र रखिएगा दोस्तों, और फिक्र यही समय पर पिलाइएगा। ठीक है, मतलब करें भविष्य में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो 6 महीनों से 3 वर्ष। ठीक है, और वही 2 बूंद जिंदगी का, यह नारा तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो 2 बूंद जिंदगी का अभी भी चल रहा है। ठीक है, ये सच्चाई है कि पोलियो मुक्त देश पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है भारत, और 2014 में ही घोषित हो चुका है भारत, लेकिन फिर भी 2 बूंद जिंदगी का अभी भी चल रहा है। क्लियर हो गया? आइए एक बार समझ लेते हैं, पोलियो या पोलीमाइलिटिस किस वायरस के कारण फैलते हैं? पोलियो वायरस किसको प्रभावित करते हैं? मस्तिष्क के न्यूरॉन या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, और खासकर ये सभी न्यूरॉन कोशिका पर अटैक नहीं करता है, केवल हाथ पैर को कंट्रोल करने वाला। कभी भी आपको पोलियो है नहीं, कभी भी आपको मौका मिलेगा किसी को पोलियो देखिएगा उसका हाथ पैर ही जो है वह काम लायक नहीं रह पाते। हो जाने पर, पोलियो हो जाने पर कोई इलाज नहीं है, सिर्फ फिजियोथेरेपी के द्वारा क्षतिग्रस्त हाथ और पैर में कुछ संवेदनाएं उत्पन्न की जा सकती है। भारत पोलियो मुक्त देश कब घोषित हुआ? पोलियो का जो रोग है किस आयु वर्ग में प्रभावी होते हैं? 6 महीने से 3 वर्ष। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व से पोलियो का नामो निशान मिटा दिया गया है। और कौन से देश में अभी भी प्रेजेंट है? भारत में पिछले किस वर्ष पोलियो का मामला आया था? 2011 में। कब आया था? 2011 के बाद अभी 2022 चल रहा है ना, कोई भी पोलियो का मामला नहीं आया है। क्लियर? तो पोलियो का भी कोई दवाई नहीं है, हम पोलियो मुक्त हुए हैं किसके कारण? टीके के कारण। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इन्फ्लुएंजा समझ चुके हैं, पोलियो समझ चुके हैं। आइए दोस्तों, अब हम ऐसे 3 रोगों के बारे में आपको परिचित करवा रहे हैं। 3 रोग, और तीनों ही रोग के लक्षण एक जैसे, लेकिन वो अलग अलग वायरस कारण होते हैं। तो आइए वायरस के कारण 3 रोगों के बारे में हम एक साथ आपको बता रहे हैं, क्योंकि तीनों ही रोगों के लक्षण, फैलने के तरीके एक जैसे, लेकिन वायरस है अलग अलग। कौन कौन रोग है वो? पहला है आपका मीजल्स यानी, और थोड़ा नोट में गलत है उसको आप सही करिएगा, स्मॉल पॉक्स का हिंदी चेचक होता है, चेचक। और चिकन पॉक्स यानी छोटी माता। मीजल्स यानी खसरा, स्मॉल पॉक्स को हिंदी में चेचक कहते हैं, और चिकन पॉक्स जिसको हिंदी में छोटी माता कहते हैं। नोट में छोटी माता को स्मॉल पॉक्स लिखा हुआ नहीं ना, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, छोटी माता के ब्रैकेट में जो स्मॉल पॉक्स उसको काटकर चिकन पॉक्स लिख लीजिए, और चेचक में स्मॉल पॉक्स आप लिख लीजिए। चलिए, ऑनलाइन वाले को जो दिक्कत होगा लास्ट में हम सारा प्रश्न लेंगे, अभी आप लोग सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए। मीजल्स, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, सही करिए। अब आइए दोस्तों, कि खसरा जो है या मोरबिली या रूबेओला वायरस कारण होता है, दोनों नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, मोरबिली या रूबेओला वायरस के कारण। खसरा किस वायरस कारण होता है? मोरबिली या रूबेओला वायरस कारण होता है। स्मॉल पॉक्स भेरिओला वायरस के कारण होता है। किसके कारण? भेरिओला वायरस कारण होता है। और चिकन पॉक्स भेरिसेला
जोस्टर वायरस के कारण होता है, तो अलग अलग वायरस के द्वारा फैलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मीजल्स यानी कि खसरा मोरबिली या रूबेला वायरस के कारण होता है, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस के कारण होता है, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। अब तीनों ही रोग दोस्तों, ये तीनों ही रोग खसरा, चेचक और छोटी माता, जिसका कारण एक नहीं बल्कि अलग अलग वायरस है, ये तीनों ही वायरस दोस्तों, ये तीनों ही वायरस अति संक्रामक होते हैं, अति संक्रामक होते हैं, अति संक्रामक होते हैं। अब तक जो आप पोलियो पढ़ रहे थे, ठीक है, और इन्फ्लुएंजा पढ़ रहे थे, वो भी तो संक्रामक ही थे, लेकिन ये तीनों ही रोग अति संक्रामक, इन्हें इसके फैलने की दर बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन कोरोना वायरस से तो कम है दोस्तों। और यह अति संक्रामक होते हैं और किसके माध्यम से फैलते हैं? हवा के माध्यम से, हवा के माध्यम से फैलते हैं, अति संक्रामक होते हैं। क्या हुआ दोस्तों? सिर पर हाथ लिए हुए हैं, बहुत टेंशन। चलिए सिर पर हाथ मत रखिए, ठीक है। अति संक्रामक होते हैं और किसके द्वारा फैलते हैं? हवा के द्वारा फैलते हैं। और इस रोग के प्रधान लक्षण क्या क्या दोस्तों? प्रधान लक्षण है, सबसे पहले कमजोरी होगा, ठीक है, कमजोरी होगा, फिर जाकर हल्का बुखार होगा, फिर जाकर क्या होगा? हल्का बुखार होगा, ठीक है। उसके बाद नाक से पानी बहना, नाक से पानी बहना। उसके बाद दोस्तों मुंह पर लाल लाल फुंसियां निकलते हैं जो धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैल जाती है। तीनों ही रोगों, चाहे आप खसरा की बात कर लीजिए, चाहे आप चेचक की बात कर लीजिए, चाहे आप छोटी माता की बात कर लीजिए, तीनों ही रोगों के लक्षण समान है। कमजोरी, हल्का बुखार, नाक से पानी आना और उसके बाद मुंह पर लाल लाल रेसेज या फुंसियां निकलेगा जो धीरे धीरे पूरे शरीर पर क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। और तीनों ही रोगों का कोई उपचार, सीधा कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। रोगी को स्वच्छ वातावरण में और सुपाच्य भोजन देने पर तीनों ही रोगों से एक सप्ताह के अंदर रोगी स्वतः ठीक हो जाते हैं। चाहे खसरा हुआ है, चेचक हुआ है या छोटी माता हुआ है, तीनों ही रोगों का कोई सीधा उपचार उपलब्ध नहीं है। हालांकि टीका उपलब्ध है, लेकिन इसके टीका के साइड इफेक्ट ज्यादा होने के कारण इनके टीके उतने पॉपुलर नहीं है। मतलब टीका उपलब्ध है तीनों का, लेकिन इस टीके के साइड इफेक्ट कुछ ज्यादा है, जिसके कारण यह टीके लगभग हर जगह उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। और टीके हर जगह उपलब्ध नहीं कराए जाने का एक मुख्य कारण यह भी है कि रोगी को अगर हम स्वच्छ वातावरण में रख दे और सुपाच्य भोजन खाने के लिए दे तो रोगी अपने आप एक सप्ताह में क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। और हमको नहीं लगता कोई होगा, हर व्यक्ति जीवन में एक बार इसके चपेट में आ ही जाते हैं। कोई व्यक्ति 2 बार भी चपेट में आ सकते हैं, लेकिन 2 बार से तीसरा बार नहीं हो सकता है। अगर 1 से 2 बार हो गया तो शरीर में इसके विरुद्ध एंटीबॉडी तैयार हो जाते हैं, तो फिर अगली बार होने की संभावना नहीं रहती। तो तीनों रोगों का प्रकोप आपको बोले थे अति संक्रामक होते हैं। हो सकता है कि मोहल्ला में हो और एक एक करके सबको हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा भी पटना में किसी दोस्त को हो गया, छोटी माता देखने के लिए गए, क्या हुआ दोस्त, और बाद में पता जो देखने के लिए गया, बारी बारी सबको उठाए है। तो इतने ज्यादा संक्रामक है दोस्तों, यानी किसी को छोटी माता हो गया, बगल में बैठकर बात कर लीजिएगा तो आपको भी होगा, इतना ज्यादा संक्रामक, क्लियर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर तीनों ही रोग के लक्षण एक समान है और तीनों ही रोग में रोगी अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे खतरनाक है कौन? चेचक। खसरा, छोटी माता, चेचक में सबसे खतरनाक है चेचक। आजादी से पहले अगर किसी एक गांव में चेचक हो जाता था तो बारी बारी सब मरता था। उसके बाद लोग क्या होता था कि किसी को चेचक हो गया उसको गांव से सीधे फेंक देता था बाहर, ये स्थितियां थी। चेचक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। तीनों ही रोग में मृत्यु होने की संभावना अगर सबसे ज्यादा है तो मृत्यु होने की संभावना किस पर है? चेचक में। यानी चेचक इतने ज्यादा खतरनाक है इन तीनों में कि इसके कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती थी। और आजादी पूर्व चेचक होने से गांव के गांव साफ हो जाया करते थे, लेकिन आजादी के बाद सरकार ने चेचक को नियंत्रित करने के लिए काफी ज्यादा काम किया और भारत से 1977 में ही चेचक को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। यानी 1977 में ही भारत चेचक मुक्त देश बन गया था। 1977 में ही 1977 में ही भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया और भारत काफी लंबे समय पहले चेचक मुक्त हो चुका है। यानी अब भारत में खसरा और छोटी माता का प्रकोप है जो उतने ज्यादा घातक नहीं है जितने घातक कौन थे? चेचक थे। क्लियर बात समझे? अब ध्यान दीजिए, अब तो भारत में या तो खसरा है या, और आपको पता है कि एक सप्ताह में रोगी अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन 2 स्थितियों में ये खतरनाक हो सकते हैं। खसरा और छोटी माता 2 स्थितियों में खतरनाक हो सकते हैं। एक कि ये दोनों ही रोग गर्भवती महिला को हो जाए या फिर नवजात शिशु को हो जाए। नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं को अगर खसरा या छोटी माता हो जाता है तो उनके लिए ये काफी ज्यादा परेशानी का सबब बन जाता है। गर्भवती महिला को खसरा या छोटी माता में से किसी एक हो गया तो हो सकता है कि शिशु की गर्भ में ही मृत्यु हो जाए। नवजात शिशु को भी अगर खसरा और छोटी माता हो गया तो हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो 2 स्थितियों में खसरा और छोटी माता दोस्तों खतरनाक होता है। और डाटा जानिएगा ना, आप हैरान हो जाइएगा। छोटी माता और खसरा एक सप्ताह ठीक होता है, डाटा देखिएगा आप भी अचंभे में पड़ जाएगा। भारत में हर वर्ष 96 लाख, कितना? सॉरी 46 लाख बच्चों की मृत्यु होती है खसरा और छोटी माता से। डाटा हालांकि 3 साल पुराना है, डाटा हमारे पास नहीं है, लेकिन खसरा और छोटी माता से प्रति वर्ष भारत में 46 लाख बच्चों की मृत्यु होती है। तो एक डर तो है ही, ठीक है, कि बच्चों में अगर ये रोग होता है तो काफी ज्यादा प्रभावी है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए ना? तो एक बार फिर से आइए, सबसे पहले याद रखना है कि भारत चेचक मुक्त घोषित हो चुका है। और चेचक मुक्त कब हुआ भारत? खसरा और छोटी माता या भारत में है और यह रोग अति संक्रामक होते हैं। किसके द्वारा फैलते हैं? इस बीमारी के टीके उपलब्ध हैं और टीके
खसरा और छोटी माता दोनों का एक ही टीका, उसका नाम ये एमआर वैक्सीन। क्या नाम है? एमआर वैक्सीन। और एमआर वैक्सीन की उपलब्धता ज्यादा नहीं होती है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट क्या है? ज्यादा है। इसके साइड इफेक्ट क्या है? ज्यादा है। दोनों ही रोग चाहे खसरा और छोटी माता स्वच्छ वातावरण में रखने पर रोगी अपने आप 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। यह रोग किन के लिए खतरनाक होते हैं? और नवजात शिशु के लिए। कोई दिक्कत समझ में आ गया? एक बार तीनों रोग को पढ़ लीजिए, आप समझ रहे हैं कि नहीं? नजर दोहराइए तो तीनों ही रोगों पर, और जो जो खसरा में लिख लीजिएगा, हिंदी में लिखे। अरे हिंदी में तो पूरा तो हिंदी में ही बोल रहे हैं, कहां हिंदी में लिखना है? हिंदी में नहीं लिखा है देरी से जोस्टर, नोट में तो हिंदी में ही लिखा है। इंग्लिश में लिखते दिक्कत होता है, नहीं दिक्कत है। चलिए सब लोग पीड़ित हो गए होंगे एक बार। बहुत ज्यादा संक्रामक होते हैं, लेकिन एक स्थिति में संक्रामक नहीं होते। अगर बच्चों को हो जाए ना चिकन पॉक्स, तो उनके मां को चिकन पॉक्स नहीं होता है, ठीक है? तो एक स्थिति में ये संक्रामक नहीं है। अगर बच्चे को अगर हो जाए, मान लीजिए तो बच्चा है तो मां पास ही रहेगा, तो उसके मां शरीर में अपने आप एंटीबॉडी रिलीज होने लगते हैं, और उसकी मां को नहीं होते। बहुत कम किस्म 10% हो जाए तो हो जाए। वैक्सीन का नाम लिख लिया एमआर वैक्सीन। और एमआर वैक्सीन पंजाब में दिया जा रहा था, इतना ज्यादा साइड इफेक्ट मारा कि खसरा का वैक्सीन इतना ज्यादा साइड इफेक्ट मारा, पूरा देश पहुंची, यानी लेने पर खसरा हो गया। तो सरकार कुछ समय के इस पर ब्रेक लगा दिया। वैसे भी सरकार सोचता है कि 1 सप्ताह में जब अपने आप ठीक हो रहा है, कायल झूठ मूठ का इतना पैसा बर्बाद करेंगे वैक्सीन के पीछे। हालांकि मुफ्त टीके में एमआर वैक्सीन भी है। क्लियर हो गया? अगला रोग बोलिए, रेबीज। आइए दोस्तों, अलग टाइप का रोग है रेबीज। समझ रहे हैं पूरा? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताइए, खसरा, छोटी माता, चेचक में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? पूरा शरीर प्रभावित होते हैं। खसरा, छोटी माता और चेचक में कौन से अंग प्रभावित हुए? पूरा शरीर प्रभावित हुए। क्लियर? जिस तरह पोलियो में आप देखे थे कि मस्तिष्क के न्यूरॉन कोशिका, इन्फ्लुएंजा में फेफड़ा प्रभावित हुए थे, खसरा, छोटी माता और चेचक में पूरे शरीर प्रभावित हो जाते। आइए दोस्तों, रेबीज। रेबीज जिस वायरस के कारण होते हैं उसका नाम है रेबडो वायरस। रेबडो या रेबडी, जो भी कह लीजिए आप, रेबडो या रेबडी वायरस। और यह वायरस का जो फैलने का तरीका है, अब तक जितने आप वायरस वाला रोग पढ़े 3 to 5, उन सबसे बिल्कुल अलग है। अलग यह है दोस्तों कि ये जो रेबडी वायरस है, सबसे पहले संक्रमित करता है किसको? कुत्ता को, या बिल्ली को, या गिलहरी को, या बंदर को, या अन्य स्तनधारी समझते हैं? स्तनधारी जानवर को। स्तनधारी के अलावा और किसी में भी रेबडो वायरस प्रवेश नहीं कर सकता है, ठीक है? तो यह जो रेबडो वायरस है, पहले कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, बंदर या अन्य स्तनधारी मेमेलिया जानवर में प्रवेश करता है। ये डायरेक्ट मानव के शरीर को इफेक्ट नहीं करता, पहले अन्य कोई स्तनधारी के शरीर में प्रवेश करता है। और यह याद रखना है कि रेबडो वायरस जो है स्तनधारी के अलावे अन्य कोई जीव, जैसे पक्षी हो गया, एम्फीबिया वर्ग के जीव हो गया, मेढक हो गया, रेप्टिलिया वर्ग के जीव हो गया, उन सब में रेबडो वायरस का प्रवेश नहीं हो सकता। प्रवेश होगा तो केवल किसमें होगा? अब इन सब जीवों में मानव किसके संपर्क में सबसे ज्यादा रहता है? कुत्ता के संपर्क में। इसमें किसी कोई शक नहीं रहा है। बहुत आदमी बिल्ली के भी संपर्क में बहुत रह सकता है, ठीक है? क्योंकि बिल्ली पालने का भी शौक होता है, बहुत लोग बिल्ली पालते हैं। तो पाले तो कुछ भी हो सकता है, बंदर भी लोग पाल लेते हैं, ठीक है? अपना बच्चा छोड़कर सबको बच्चा पाल सकते हैं अच्छी तरह से। क्या हंसी नहीं? कई एग्जाम्पल अखबारों में आते रहते हैं, इसलिए आपको बता दिए, दिल पर नहीं लीजिएगा कोई, ठीक है? तो रेबडो वायरस केवल किसमें प्रवेश कर सकते हैं? और सभी स्तनधारी में मानव सबके सन्निकट किसके हैं? कुत्ता के। तो जैसे ही रेबडो वायरस कुत्ते में प्रवेश कर गया, वह कुत्ता की पहचान हम कर सकते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिए, जैसे ही रेबडो वायरस किसमें प्रवेश कर गया, उस कुत्ता की पहचान हो सकती है। कैसे हो सकती है? तो अगर किसी कुत्ते के शरीर में रेबडो वायरस प्रवेश कर गया तो 3 लक्षणों के द्वारा उसकी पहचान हो सकती है। कुत्ता पागल हो जाएगा, जिसको नहीं काटने का उसी को काटेगा। जैसे कुत्ता ने गाय को काट लिया, कुत्ता घोड़ा को काट लिया, तो मतलब कुत्ता पागल हो गया है। क्यों? तो उसमें प्रवेश कर गया कौन? रेबडी वायरस। एक लक्षण यह है कि रेबडी वायरस प्रवेश करते ही कुत्ते पागल हो जाते हैं। झूठ मूठ जो चीज नहीं खाने का कुत्ता कभी नहीं उतरेगा, कभी-कभी कुत्ता पागल होकर घास खा रहा है, मतलब कुत्ता में रेबडी वायरस का प्रवेश हो चुका है। तो एक लक्षण यह हो गया, कुत्ता नहीं खाने वाले चीजों को अगर खा रहा है, कुत्ता नहीं खाने वाले चीजों को अगर खा रहा है, कुत्ता अपने मालिक को काट लिया, कुत्ता किसी अन्य पशुओं को काट लिया, तो समझिए कुत्ता में रेबडी वायरस प्रवेश कर चुका है और उसे रेबीज हो चुका है। दूसरा लक्षण, कुत्ता अचानक सुस्त हो जाए, ठीक है? पूरा एकदम सुस्त होकर कुत्ता कहीं पर बैठा हुआ है और हल्का पल्का टच करने पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो भी समझ जाइए उसमें रेबडी वायरस प्रवेश कर चुका है और उसे रेबीज हो चुका है। तीसरा लक्षण, अगर कुत्ता किसी को काटकर 3 से 5 दिन के अंदर मर गया है, तो बिल्कुल समझ लीजिए कुत्ता को रेबडी वायरस प्रवेश कर चुका था और उस कुत्ता को रेबीज था। तो रेबीज फैलाने वाला जो रेबडो वायरस
वायरस है ये डायरेक्ट मानव के शरीर में प्रवेश नहीं कर कुत्ता बिल्ली जैसे स्तनधारी जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं और इसके बाद ये स्तनधारी जीव जब मानव को काटते हैं तो तब ये मानव शरीर में प्रवेश करते हैं। क्योंकि सभी स्तनधारी जीवों में मानव कुत्तों के सबसे सन्निकट है, इसीलिए अधिकांश केसों में रेबीज कुत्ते काटने से होते हैं। अगर रेप्टोवायरस कुत्ते के शरीर में प्रवेश कर गया है तो हम इसकी 3 तरह से पहचान कर सकते हैं। कुत्ता उग्र हो गया है तो रेबीज है, कुत्ता बिल्कुल शांत हो गया है तो रेबीज है, कुत्ता किसी को काटकर मर गया है तो उसे रेबीज। अब अगर कुत्ता को रेबीज हो गया तो अब कुत्ता को रेबीज हो गया तो सीधे कुत्ता काटेगा, कुत्ता काट लेगा किसको? मानव को। तो सीधे कुत्ता काटेगा तो रेबीज का रेप्टोवायरस सीधे मानव के किस भाग में आएगा? सीधे रक्त में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और ये किसी भी स्तनधारी जिसमें रेप्टोवायरस है उसके लार में उपस्थित रहते हैं रेबीज। रेबीज के जो वायरस है ये किसमें उपस्थित होते हैं? लार में। तो कुत्ता काटा डायरेक्ट रेप्टोवायरस मानव के रक्त में। अब ये मानव के रक्त से सीधा कहां यात्रा कर लेते हैं? मस्तिष्क पर पहुंच करके, मस्तिष्क को पहुंच करके न्यूरॉन कोशिका को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। न्यूरॉन कोशिका को क्या कर देते हैं? नष्ट कर सकते हैं। फलस्वरूप आदमी क्या हो जाता है? पागल, और अंततः उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। यानी एक बार किसी को रेबीज हो गया तो फिर उसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। रेबीज हो जाने के बाद रोगी पागल हो जाते हैं और 3 से 5 दिनों के अंदर उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन रेप्टोवायरस रक्त से मस्तिष्क तक जो यात्रा करते हैं यह यात्रा कम से कम 1 सप्ताह, ठीक है, कम से कम 1 सप्ताह या अधिक से अधिक कितना साल का हो सकता है? 1 साल। यानी कुत्ता काटा तुरंत रेबीज नहीं होता है, क्योंकि इसको मस्तिष्क में पहुंचने में कम से कम कितने समय लगेगा? 1 सप्ताह का समय लगेगा। अधिक से अधिक कितने समय? 1 साल का समय लगेगा। और कई केस तो ऐसे आए हैं मेडिकल साइंस में कि कुत्ता काटा जवानी में, रेबीज हुआ बुढ़ापे में, ऐसे भी कई केस। तो रक्त से मानव के मस्तिष्क तक रेप्टोवायरस की जो यात्रा है वह न्यूनतम 1 सप्ताह अधिकतम 1 साल की होती है। लेकिन कई ऐसे केस आ चुके हैं कि जिसमें और भी लंबे समय बाद यह वायरस मस्तिष्क में पहुंचकर रेबीज फैलाया। बहुत ऐसा एग्जांपल देखे हैं, बहुत। तो हम तो देखे हैं आदमी मतलब आयु पूरी कर चुका था, अब कोई 62 साल का हो गया तो आयु पूरी कर चुका है, ठीक है, पोता पोती हो गया है तो अब आयु पूरी कर लिया है, अब कितना जिंदा रहेगा कलयुग में आदमी। और एक पागल हो गया, पागल हो गया, जब उसको ले गया हॉस्पिटल, उससे पूछा कि कुत्तों काटा था, कहा कि तो बहुत पहले काटा था, जब मेरा शादी भी नहीं हुआ था, कल उसका असर अब हुआ है। तो ऐसे भी कई केस है, लेकिन न्यूनतम 1 सप्ताह का। अब अगर कुत्ता काट लिया है और तुरंत ये मस्तिष्क पर पहुंच नहीं रहा है तो क्या इसका इलाज उपलब्ध हो सकता है? बिल्कुल दोस्तों, इसका इलाज यानी टीकों के द्वारा इसका संपूर्ण समाधान उपलब्ध, ठीक है, टीकों के द्वारा इसका संपूर्ण समाधान उपलब्ध है। और इस बीमारी का खोज और इस बीमारी से बचने के लिए टीकों का आविष्कार किसने किया? लुई पास्चर ने। तो इस रोग से बचने के लिए हमें कुत्ता या बिल्ली, गीदड़, गिलहरी जैसे कोई स्तनधारी प्राणी काट ले तो हमें तुरंत रेबीज के टीके लगवा लेनी चाहिए। चाहे कुत्ता को रेबीज था या कुत्ता को रेबीज नहीं है, हमें पूर्ण रूप से सुरक्षा के लिए टीके लगवा ही लेनी चाहिए। और टीके का खोज किसने किया? लेकिन लुई पास्चर के टीके में बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। गड़बड़ी यह थी कि लुई पास्चर के टीके में एक तो 14 सुई थी और वो भी एक ही जगह पेट में लगवाना पड़ता था। लुई पास्चर जो रेबीज के टीके बनवाए थे दोस्तों, लुई पास्चर जो रेबीज के टीके बनवाए थे, उस टीके की खासियत यह थी कि टीके में कितनी सुइयां थी और वो भी केवल एक ही जगह लगवाना होता था। कहां? पेट में। तो बहुत आदमी कुत्ता से कम टीके से ज्यादा डरते थे, ठीक है। तो वर्तमान समय में लुई पास्चर की जो 14 सुई और पेट में लगने वाला जो व्यवस्था थी उसमें काफी ज्यादा संशोधन हो चुका है। अब न्यूनतम 3 अधिकतम 5 ही सुई लगती है और वो भी जहां मन वहां लगवा लीजिए, जरूरी नहीं कि पेट में ही लगवाना है। हाँ, पुराने जमाने में लोग कुत्ता से कम लुई पास्चर के टीके से ज्यादा डरते थे, ये स्थितियां थी, ठीक है। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। एक तो अब उतनी ज्यादा सुइयां नहीं पड़ती है, न्यूनतम 3 हो सकता है, या डॉक्टर देखेंगे तो 2 सुई में भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन न्यूनतम 3 अधिकतम 5 से ज्यादा सुई नहीं लेना चाहिए। यानी कुत्ता पूरा तरह से हपक लिया है, मांस खींच लिया है, तब 5 सुई लगाया जाता है, नहीं तो हल्का फल्का नोचा है तो 3 सुई में क्लियर हो जाता है। अब वो भी जरूरी नहीं है कि पेट में ही लगवाना पड़ेगा, जहां मन वहां लगवा लीजिए। क्लियर हो गया दोस्तों? एक बार पुनः देखिए कि रेबीज का जो रोग है वो रेप्टोवायरस कारण फैलता है। रेप्टोवायरस पहले डायरेक्ट मानव को प्रभावित न कर या किसी स्तनधारी जानवर को अपनी गिरफ्त में लेता है। स्तनधारी जानवर के अलावा रेप्टोवायरस अन्य किसी जानवर में प्रवेश नहीं करता है। और जब अन्य स्तनधारी के शरीर में रेप्टोवायरस प्रवेश कर गया तो इन सबको पहले रेबीज होता है। और रेबीज होने पर कुत्ता क्या क्या करेगा आप देख लिया ना, कुत्ता उग्र हो जाएगा या कुत्ता शांत हो जाएगा या कुत्ता काटकर मर जाएगा। जब कुत्ता मानव को काटता है तो रेप्टोवायरस डायरेक्ट मानव के रक्त में प्रवेश करता है, रक्त से। यानी कि रेबीज में भी वही अंग प्रभावित हो रहे थे जो अंग पोलियो में प्रभावित। पोलियो में भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क प्रभावित हुए थे और रेबीज में भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क। किसी भी रोग में अगर मस्तिष्क प्रभावित हो जाएगा तो फिर उसका कोई इलाज, तो एक बार रेबीज हो जाने पर भी इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, रोगी की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इस रोग से बचने के लिए 100% सुरक्षित, 100% 99.99 सुरक्षित टीका उपलब्ध है। कोई भी टीका 100% सुरक्षित नहीं दे सकता है। तो पूर्ण रूप से सुरक्षित टीका उपलब्ध है। और रेप्टोवायरस रक्त से मानव की मस्तिष्क तक की यात्रा में न्यूनतम 1 सप्ताह अधिकतम 1 साल का समय लगता है। तो इसी बीच 1 सप्ताह से पहले हमें एंटी रेबीज का टीका लगवा लेनी चाहिए। और इसका टीका कौन खोजा था? जिसमें काफी ज्यादा वर्तमान में क्या कर दिया गया है? संशोधन कर दिया गया है। कोई दिक्कत? पर ये तो सरसरी निगाह डालिए तो रेबीज पर
चलिए दोस्तों, बकरी को भी हो सकता है दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है ऑनलाइन कि बकरी काटने से होगा कि नहीं होगा। हो सकता है दोस्तों, बकरी से भी हो सकता है, बकरी भी स्तनधारी प्राणी है ना, तो बकरी से भी हो सकता है। पोलियो के वैक्सीन का नाम साल की वैक्सीन है, जॉन साल के हो जाता क्या? हाँ बोले तो कोई स्तनधारी प्राणी से हो सकता है, ठीक है। अब शेर से होगा, मानव शेर के संपर्क में आएगा, शेर के संपर्क में आएगा तो वैसे भी मारा जाएगा, ठीक है नहीं है। ठीक है पढ़िए। आइए एक बात जानिए कि अगर किसी को रेबीज हो गया तो आपको तो बताएंगे कि बचने का कोई चांस हो जाने के बाद, रेबीज हो जाने के बाद इसका एक असर होता है कि रोगी पानी को देखकर बहुत डरने लगता है। हाइड्रोफोबिया, पानी का डर को अंग्रेजी में हाइड्रो, तो रेबीज जब हो जाता है तो रोगी पानी को देखकर भागने लगता है, यानी वो हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसको। ऐसा क्यों होता है? तो रेबीज का रोग का एक प्रधान लक्षण, वैसे वायरस का कोई भी रोग हो सबसे पहले बुखार होगा। तो रेबीज में क्या होता है कि गलों की मांसपेशी से मस्तिष्क का नियंत्रण क्या हो जाता है? समाप्त। जिस तरह पोलियो में हाथ और पैरों से मस्तिष्क का नियंत्रण समाप्त हो जाता है, उसी तरह रेबीज में गले से मस्तिष्क का नियंत्रण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब गले की पेशियां काम करना बंद कर देता है। अब गले की पेशियां बंद कर देता है, सिर एकदम नीचे आ जाता है, ठीक है। यानी गले पर कोई जैसे अभी घुमा रहे पूरा, तो रेबीज का रोगी ऐसे नहीं कर सकते। पर जब वो पानी पीता है यहाँ पर अटक जाता है, अटक जाता है तो आपको बताएंगे 6 नंबर चैप्टर में कि भोजन की नली और नाक की नली दोनों एक जगह मिलता है, और वहां पर ऐसी व्यवस्था बनी हुई कि भोजन अलग मार्ग से जाता है और हवा अलग मार्ग से जाता है। अब गले की मांसपेशी पर से मस्तिष्क का नियंत्रण समाप्त हो गया है रेबीज में, पानी पिए। अब पानी पिए यहाँ पर जाकर अटका हुआ है, जिससे रोगी को तेज दर्द होता है, तेज दर्द होने के कारण वो पानी नहीं पीना चाहता और पानी को देखकर बहुत ज्यादा डरने लगता है। तो रेबीज का लक्षण है कि गले की मांसपेशियों से मस्तिष्क का नियंत्रण क्या हो जाना। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अगला रोग, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। जिस तरह पोलियो वायरस के कारण होता है, उसी तरह हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, और हेपेटाइटिस के वायरस का भी वही लक्षण है जो इन्फ्लुएंजा के मैक्सो वायरस का था, यानी एस्ट्रेन बदल लेने का गुण। हेपेटाइटिस के वायरस के कई एस्ट्रेन हैं और अलग अलग एस्ट्रेन को नाम दिया गया है ए, और हेपेटाइटिस ए के कारण हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, ई, एफ, अब तक कहां तक पता चला है? जी तक पता चला है। यानी कि हेपेटाइटिस के जो वायरस है उसमें भी वही मैक्सो वायरस वाला गुण है, और अब तक हेपेटाइटिस वायरस के 1 2 3 4 5 6 7 एस्ट्रेन का पता लगा है, जिसे ए बी सी डी ई एफ जी नाम दिया गया। हालांकि भारत में या तो हेपेटाइटिस ए है या हेपेटाइटिस बी है। ये सब एस्ट्रेन वर्तमान में भारत में उपलब्ध नहीं है, तो भारत में अभी तक ये एस्ट्रेन का पता नहीं लगा है, या यूं कहिए कि है ही नहीं। तो भारत में या तो हेपेटाइटिस ए है या फिर हेपेटाइटिस बी है, और इसमें भी हेपेटाइटिस ए जो होता है दोस्तों वह गंदे जल या भोजन करने से, जबकि हेपेटाइटिस बी जो होता है वह रक्त, लार या अन्य कोई बॉडी फ्लूइड है रोगी का, उसके द्वारा फैलते हैं। यानी जिसको पहले से हेपेटाइटिस बी है, उसका रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति में, उसका लार किसी स्वस्थ व्यक्ति में, या उसका बॉडी फ्लूइड किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर रहा है, कोई भी बॉडी फ्लूइड यानी कि शरीर का कोई तरल पदार्थ, तो हेपेटाइटिस बी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। तो भारत में या तो हेपेटाइटिस ए है या फिर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए किसके कारण फैलता है, और हेपेटाइटिस बी, यानी हेपेटाइटिस बी ठीक उसी तरह फैलता है जिस प्रकार एड्स फैलता है। एड्स, हेपेटाइटिस बी के फैलने के तरीके वही है जो तरीके कौन रोग फैलने का है, एड्स फैलने का एग्जाम में पूछा गया है। और हेपेटाइटिस ए खतरनाक नहीं है, खतरनाक कौन है? बी। यानी हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी में खतरनाक हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस ए कोई खतरनाक नहीं है। अब इस रोग में होता क्या? हेपेटाइटिस का साधारण अर्थ है लीवर का आकार बढ़ जाना, लीवर का आकार बढ़ जाना। तो इस रोग में लीवर का आकार बढ़ जाते हैं और लीवर के कार्य प्रभावित हो जाते हैं, लीवर कार्य क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं, यानी लीवर हमारे शरीर में सही काम नहीं कर पाते, अंत में लीवर फेल्यूर हो जाता है और व्यक्ति की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। लेकिन हेपेटाइटिस बी से आप बहुत कम लोगों को मरते देखे होंगे, क्योंकि हेपेटाइटिस बी में कौन सा अंग प्रभावित हुआ? लीवर हमारे शरीर का ऐसा अंग है जिसमें रीजनरेशन की क्षमता बहुत ज्यादा है। लीवर मानव शरीर का एक ऐसा अंग है जिसमें रीजनरेट करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। 60 से 70% भी अगर लीवर क्षतिग्रस्त हो गया ना तो फिर से वो रिकवर हो सकता है। इसलिए हेपेटाइटिस बी से मरते हुए बहुत कम लोग को देखे होंगे। क्लियर हो गया? समझ गए? तो हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। इनके विभिन्न स्ट्रेन होते हैं और अब तक ए से लेकर जी तक स्ट्रेन पता चला है, जिसमें भारत में हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस बी है, जिसमें हेपेटाइटिस बी काफी खतरनाक है।
जॉन्डिस हो जाना। और जॉन्डिस की पहचान ये होती है कि हमारे आंख त्वचा के जो भी उजले भाग है वो क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, उजले आंखों में जो उजले भाग है वो पीले पड़ जाते हैं, त्वचा में भी पीलापन होने लगता है। तो ये लक्षण है जॉन्डिस का, और जॉन्डिस ही लक्षण है किसका, हेपेटाइटिस का। क्लियर हो गया। लेकिन हेपेटाइटिस बी का भी पूर्ण रूप से सुरक्षित टीका उपलब्ध है, टीकों से इसका पूर्णतः बचाव किया जा सकता है। लेकिन भारत में जानते हैं सबसे अधिक जो हेपेटाइटिस होता है वो किसके कारण, शराब पीने से। शराब पीने से एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है, लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस। अत्यधिक शराब के सेवन से भी लीवर खराब हो जाता है और उसे लिवर सिरोसिस कहा जाता है। और लिवर सिरोसिस को भी कभी कभी हेपेटाइटिस कहा दिया जाता है। लिवर सिरोसिस भी हेपेटाइटिस है, क्योंकि हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर का क्षतिग्रस्त होना। हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर का क्षतिग्रस्त होना, और शराब पीने पर वही कम हो रहा है, क्या हो रहा है, लीवर क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो भारत में हेपेटाइटिस वायरस से कम, शराब पीने से ज्यादा होता है। लेकिन वही पता कि बात लीवर का है, आदमी जल्दी मरेगा नहीं, इसीलिए अनुभव होगा शराबी जो है जल्दी मरता नहीं है, दो चार धक्का खा के मरेगा। क्या ऐसा अनुमान लगाए हैं? जो बहुत ज्यादा शराबी है, पहली बार धक्का लगेगा बच के आ जाएगा, दूसरी बार भी धक्का लगा फिर बच के आ गया, तीसरी बार में वो मर जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसका लीवर खराब है और लीवर में रीजनरेट करने की क्षमता बहुत ज्यादा। और एक तो ऐसा कभी कोई ऐसा एग्जांपल मिलता है कि शराबी है, शराब पी के लीवर खराब हो गया, लोग उसका मरने का इंतजार कर रहा है। गौसम में होता है, गौसम में एक दो शराबी से इतना रहता है कि पूरा गांव एकदम हिलने लगता है, सब तरस, ठीक है, सब तरस रहता है। तो कभी लोग सोचता है कि मर जाएगा जल्दी ठीक हो जाएगा, समय आ गया मर जाएगा, हॉस्पिटल गया। अब हॉस्पिटल गया, गौसम में भी सामाजिकता ये है, किसी की देख लेते बीमार पड़ गया हॉस्पिटल लेके आया है तो लोग यहाँ के जमा होते जाएगा, क्या हुआ ढाढ़स बनाते रहता है परिवार को, होता ही होता है। गांव देखिए अंतिम समय जब हॉस्पिटल लेके जाता है गांव का पूरा लोग आएगा द्वार पर, नहीं कुछ नहीं होगा, इसे होगा इसे होगा, पूरा ढाढ़स। शराबी का भी शरीर निकला हॉस्पिटल के लिए, सामाजिकता तो नहीं भावना है, शराबी अब गायन है, लोग खुशी खुशी हो जाते हैं, मर जाएगा मुक्त हो जाए। पहुंचा, फोन आ रहा है क्या सीरियस है, फिर फोन आ रहा है सीरियस है, 2 बजे रात को पता चलता बच गया। अब गांव के लोग 2 बजे तक इंतजार में रहता है और उसके बाद बच गया। क्यों बच गया जी, क्या हुआ? तो लीवर खराब था और वो रीजनरेट हो गया। तो ये होता है शराबी की स्थिति में, और शराबी को बार बार बचने का एक ही कारण है कि उसका लीवर खराब है, उसमें रीजनरेट करने की क्षमता ज्यादा, और उसके बाद तो बच जाएगा ना। एक बार ऐसे हुआ था, बच गया था हमारे गांव का, आया 10 दिन रेस्ट में रहा, अगले दिन नहा धो करके कुर्ता सिलाया और गांव में घूम घूम कर सबको प्रणाम किया कि बस चचा अंतिम था। अब फिर 15 से 20 दिन शांत, फिर गांव चालू। क्या एक कहावत है कि एक कहावत जानते हैं कि कुत्ता कितना भी पालतू क्यों ना हो, मरी को देख लेगा ना तो मुंह मारेगा ही। मतलब कोई मरे हुए जंतु का अवशेष देखेगा ना तो चाहेगा कि वहां जाकर हम खाए उसको, चाहे कितना भी बड़ा पालतू क्यों ना। वही आदत होता है शराबी का, चढ़ गया है तो असर जिंदगी भर रहेगा। क्या दोस्तों समझ गए? लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस भी क्या है, एक प्रकार का हेपेटाइटिस। क्लियर हो गया? लेकिन इस रोग में बचने की संभावना बहुत है, लेकिन उसका कारण क्या आप समझ रहे हैं ना? क्या कारण है? लीवर। मानव के किस अंग में पुनरुत्थान भवन यानी कि रीजनरेशन की क्षमता सबसे ज्यादा? लीवर में। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए दोस्तों, एड्स, एड्स का उल्लेख, एड्स का उल्लेख जो है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या गया, थोड़ा हम बता रहे हैं क्योंकि ये वायरस का होने वाला रोग है, इसको जान लीजिए। नोट्स में नहीं दिया हुआ है, अगले चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन प्रश्न है तो उसको हम देख लेते हैं शॉर्ट में। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी शॉर्ट में एड्स। और एड्स जिस वायरस के कारण उसका नाम है एचआईवी। एड्स किस वायरस कारण होता है? एचआईवी कारण। और एचआईवी वायरस जो है इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यानी एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एचआईवी के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है? एचआईवी के कारण होता है। और यह जो एचआईवी वायरस है, ठीक है, यह जो एचआईवी वायरस है दोस्तों, यह संक्रमित व्यक्ति के सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सीमेन में और वेजिनल सेक्रेशन में, ठीक है। यानी कि एचआईवी वायरस, जो व्यक्ति एचआईवी से ग्रस्त है वह एचआईवी वायरस सबसे ज्यादा उपस्थित होने की संभावना किसमें रहती है? सीमेन में रहती है और वेजिनल सेक्रेशन में रहता है, ठीक है। फीमेल बॉडी का जो वेजिना होता है उसमें ग्रंथि होती है बार्थोनियल ग्लैंड। बार्थोनियल ग्लैंड, बार्थोनियल ग्लैंड से एक प्रकार का द्रव स्रावित होता है जिसका काम होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त जनन अंगों को चिकनापन बनाना। यहां उपस्थित होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है एचआईवी की। लेकिन इसके अलावा या ब्लड या किसी भी तरह के बॉडी फ्लूइड में एचआईवी वायरस उपस्थित रह सकते हैं। अब एचआईवी वायरस फैलते कैसे हैं? तो निश्चित तौर पर एचआईवी वायरस सबसे ज्यादा उपस्थित है सीमेन में और वेजिनल सेक्रेशन में उपस्थित है। तो सबसे ज्यादा जो यह फैलता है दोस्तों, तो उसका सबसे ज्यादा
फैलने का कारण है अनकंट्रोल सेक्सुअल रिलेशनशिप, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल हो गया है। तो सबसे ज्यादा खतरा किस रोग का होने का है? एड्स का होने का। यानी कि एड्स होने का सबसे मुख्य कारण जो है अनैतिक यौन संबंध, अनकंट्रोल सेक्सुअल लाइफ। लेकिन इसके अलावा एड्स कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति का एड्स था, उसका ब्लड किसी और को चढ़ा दिया गया, या किसी व्यक्ति का एड्स था, उसका रेजर या उसका टूथब्रश कोई और यूज कर लिया, ठीक है, रेजर हो या टूथब्रश हो या किसी भी और जिसमें संभावना किसकी हो सकती है, बॉडी फ्लूइड की, तो उसके द्वारा फैल सकता है। अब फैल सकता है। ये एचआईवी वायरस क्या करता है दोस्तों? एचआईवी वायरस जो है हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर के जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी बनाने के जो तंत्र मौजूद है, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी शरीर में एंटीबॉडी बनाने के जो तंत्र मौजूद है, उसको क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। क्या कर देता है? अब अगर शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली ही क्षतिग्रस्त हो गया है तो व्यक्ति को कोई भी रोग होगा तो फिर उस रोग के से वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी रोग से बचने के लिए दवाई भी जो खाते हैं ना, तो दवाई खाते हैं तो दवाई हमारे शरीर में पहुंचकर क्या बनवाता है, तब जाकर हम उस रोग से क्या हो पाते हैं। अब यह एचआईवी क्या है, शरीर में एंटीबॉडी बनाने का जो सिस्टम था उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अब कोई भी रोग होगा, उसका दवाई भी खाएंगे तो शरीर में एंटीबॉडी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। फलस्वरूप एड्स कोई रोग नहीं है और इसमें कोई अंग प्रभावित नहीं होते, सिर्फ शरीर का एंटीबॉडी बनने का तंत्र खत्म हो जाता है। फलस्वरूप कोई भी रोग हो जाने पर वो रोग कभी ठीक नहीं होते हैं। फलस्वरूप एड्स के रोगी धीरे धीरे कई रोगों के चपेट में आकर के अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? बचने का क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है, न कोई दवा है डायरेक्ट, और डायरेक्ट कोई भी वायरस रोग का कोई दवा नहीं है दोस्तों, ठीक है। और आपको पहले बताए थे कि टीकों से ही समाधान हो सकती है वायरस रोग का, और अभी तक इसका कोई टीका बना नहीं है। तो अगर एड्स से बचना है तो परहेज ही सुरक्षा है। क्लियर? अब परहेज क्या दोस्तों? सेक्सुअल रिलेशनशिप ठीक तरह से बनाइए, ठीक है, और यही सबसे बड़ा हास्य मत समझिए बात को, एड्स से बचने का सबसे अच्छा तरीका सेक्सुअल रिलेशनशिप ठीक तरह से स्थापित करना है, जो भी सुरक्षित तरीका है उसको अपनाना है, ठीक है। और दूसरा ये फैल सकता है किसके द्वारा दोस्तों? ब्लड के द्वारा। ब्लड के द्वारा तो डिस्पोवैन जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, सुई जो इस्तेमाल होता है वो एकदम बिल्कुल नए सिरे से इस्तेमाल कीजिए, यूज सिरिंज का हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दूसरा, किसी के भी टूथब्रश और रेजर का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी फ्लूइड से भी फैल सकता है दोस्तों। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों? वायरस तो पढ़ लिए, वायरस से होने वाले रोग भी पढ़ लिए, लेकिन एक अलग टाइप का वायरस उसके बाद खोज लिया गया। एक अलग टाइप का जो वायरस खोजा गया है उसका नाम है दोस्तों बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज हिंदी में से फाज भी पढ़ा जाता है। बैक्टीरियोफेज पढ़िए या फाज पढ़िए, बात इक्वल टू है, कोई अंतर नहीं है। और इसके नाम में बैक्टीरिया लगा हुआ, कभी कभी किसी को ये बैक्टीरिया तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझ लेना कि ये बैक्टीरियोफेज कोई बैक्टीरिया नहीं है, या क्या है। और इसका खोज सबसे पहले डुआर्ट ने किया था। किसने? और डुआर्ट के बाद डी हेरेल ने इसका खोज किया। किसने किया? डी हेरेल ने। तो बैक्टीरियोफेज एक अलग तरह का वायरस है, और अलग तरह का वायरस इसलिए हम इसे बोले कि ये बैक्टीरियोफेज वायरस ना तो पौधे की कोशिका में पाए जाते हैं, ना ही जंतु की कोशिका में पाए जाते हैं, ना ही पौधे की कोशिका में पाए जाते हैं, ना ही जंतु की कोशिका में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरियोफेज केवल और केवल किसके कोशिका में पाए जाते हैं? केवल और केवल किसके कोशिका में? बैक्टीरिया के कोशिका में पाए जाते हैं। अभी तक हम दो प्रकार के वायरस पढ़े, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस, लेकिन ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ना तो पौधे की कोशिका में रहते हैं, ना ही जंतु की कोशिका में रहते हैं। ये केवल किसके कोशिका पर आश्रित रहते हैं? ये केवल और केवल किसके कोशिका पर आश्रित रहते हैं? बैक्टीरिया के कोशिका में आश्रित रहते हैं। ये बैक्टीरिया के कोशिका पर आश्रित रहते हैं और बैक्टीरिया को ही क्षतिग्रस्त करते रहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है। हालांकि बैक्टीरियोफेज वायरस बना होता है आपको प्रोटीन का, और किसका? यानी कि जो संरचना एनिमल वायरस या एडिनो वायरस का होता है वही संरचना किसका होता है, लेकिन ये रहता है किसमें? जिसका खोज किसने किया? क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि जब यह ना तो पौधे की कोशिका में रहते हैं, ना ही जंतु की कोशिका में रहते हैं, तो पौधे और जंतु को तो कोई खतरा इससे है नहीं। खतरा किससे है? बैक्टीरिया को है। अब बैक्टीरिया को खतरा है तो उससे हम लोग को कोई मतलब है नहीं। और इस बैक्टीरियोफेज वायरस से एक फायदा पहुंचता है दोस्तों। आप जानते हैं कि सभी नदियों के जल में गंगा जल जो है बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता। कोई भी जल है 1 सप्ताह 10 दिन के बाद उसमें वो खराब हो जाती है, और जो जल खराब होते हैं, जल जो सड़ते हैं वो बैक्टीरिया के कारण। लेकिन गंगा का जो जल है, गंगा नदी का जो जल है, वो लंबे समय तक भी खराब नहीं होते। लंबे समय के बाद खराब होते हैं, ऐसा नहीं कि कभी खराब ही नहीं होते हैं। अगर स्टोर किया जाए लंबे समय के बाद खराब होते हैं, लेकिन लंबे समय तक खराब नहीं होता है। उसका कारण यही है कि गंगा नदी के जल में कौन सा वायरस है? बैक्टीरियोफेज वायरस है। और ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो है या जल को सड़ाने वाले बैक्टीरिया का लगातार क्या करते रहते हैं? भक्षण करते रहते हैं, जिसके कारण गंगा का जल लंबे समय तक स्टोर करने के बाद भी खराब नहीं होता। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो ये अलग तरह का एक वायरस है, और इस तरह से वायरस आपका समाप्त हो गया है। अगले क्लास में हम बैक्टीरिया पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो रोगों को समझे कि नहीं अच्छी तरह से? कोई दिक्कत नहीं ना? तो प्रश्नों को बनाइएगा, अगले क्लास में हम बैक्टीरिया का जिक्र करेंगे दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों, ऑनलाइन वाले सब चलिए, साधना, नरगिस, सोनू,
सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षणों का समूह। चलिए, मनीष कुमार, धीरू सिंह, नेहा कुमार, सॉरी कुमार की। कोई दिक्कत नहीं हो रहा बायोलॉजी में? प्रश्न याद करें साहब दोस्तों, प्रश्न याद करिएगा, और प्रश्न याद नहीं करिएगा या एक भी प्रश्न याद करने में अगर चूके तो दोस्तों दरोगा बनना संभव नहीं है। और बार बार हम कहते हैं घर पर जो भी समय है वो सिर्फ पढ़ने के लिए। घर पर अगर आप पढ़ने के अलावा कोई और काम कर रहे हैं तो श्योर रहिए आप सफल हो सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं हो सकता आपको। ये उम्र सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए दोस्तों। कंपटीशन इतना टाइट है कि इस उम्र में अगर आप पढ़ने के अलावा कोई और चीज में समय बर्बाद कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। हाँ, नहीं, बहुत को ऐसा लगता है कि मतलब आसान है, किसी भी तरह पढ़ के निकाल लेंगे, वो संभव नहीं। आसान रहता तो पहले हम निकालते, ठीक है। तो घर पर जितना भी समय, एक बड़ी समस्या आती है कि कितना घंटा पढ़ना जरूरी है, मतलब लगता है और कोई घंटा कोई और काम करना है। सारा का सारा घंटा पढ़िए, बस यही उम्र तो पढ़ना है, यही उम्र पढ़ लीजिएगा, बाकी उम्र मौत से कटेगा, ठीक है। हाँ, नहीं तो इधर उधर पढ़िएगा तो उदाहरण बारे पढ़े हैं, सबसे बड़ा उदाहरण तो हम खुद हैं, ठीक है। दरोगा का टेस्ट सीरीज बहुत जल्द, दरोगा का टेस्ट सीरीज आएगा, जैसे ही बहाली निकलेगा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। नोट सारा डाला हुआ है, नोट सारा डाला हुआ है ना, सारा नोट्स डाला हुआ है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम तो सिर्फ कहते हैं कि घर पर कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करें, तो कुछ भी एक्स्ट्रा काम तो करना ही है। सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जितने भी प्रश्न, और 20,000 प्रश्न टोटल, रोशन सर का आर्ट्स और मेरा जो साइंस है, नोट्स में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है? 20,000। उतना क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। अब 20,000 याद करना तो एक दिन में याद करना है, तब तक बैच चलना है। और उम्र इतनी आपकी है, मस्तिष्क इतनी विकसित है कि 200-250 क्वेश्चन तो रोज रख ही सकते हैं क्या? और 200-250 रख सकते हैं, कितना भूलिएगा? 100 भूलिएगा, फिर भी प्रतिदिन तो 150 याद नहीं सकता है। फिर भी नहीं, 200-250 याद करके 150 भी अगर भूलिएगा, 100 याद रहेगा प्रतिदिन, समझिए अभी बहाली आया नहीं है, 100 भी प्रतिदिन याद रहेगा तो आपका कोई रिजल्ट रोक नहीं सकता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, बंद कीजिए।